नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एनडीए के संसदीय दल की बैठक आज संसद के सेंट्रल हॉल में हुई। इसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर समर्थन देती है। पीएम मोदी इस बार हर राज्य को जो कुछ भी बचा हुआ काम है उसे पूरा कर देंगे। हम लोग खुले तौर पर इनके साथ रहेंगे, हम लोग सब दिन इनके साथ रहेंगे। जिस तरह से भी मोदी कहेंगे वैसा ही होगा। एनडीए संसदीय दल की बैठक में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल नरेंद्र मोदी से सीएम नीतीश कुमार मिलने पहुंचे। इस दौरान वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगे। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोका और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। दिन रात उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ समाप्त किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें की और एक बड़ी रैली की और इसमें आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर आया। एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसा किया जो काफी शेयर किया जा रहा है। दरअसल उन्होंने भारत के संविधान को अपने माथों से लगाया है। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि आएगा तो संविधान ही। बता दें, विपक्षी दल लगातार चुनाव में कह रहे थे कि 400 पार सीटें ये इसलिए लाना चाहते हैं जिससे संविधान बदल सके। वो मुद्दा काम भी आया और बीजेपी बहुमत तक से दूर रह गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जोशी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मोदी को अपना नेता चुनने के लिए एकत्र हुए एनडीए नेताओं को बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को शाम 6 बजे होगा। बीजेपी के नेतृत्व में भले ही एनडीए शुक्रवार को सरकार बनाने के लिए बैठक कर रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। इंडिया गठबंधन ने एनडीए खेमे में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखने और सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला किया है। लेकिन विपक्षी गठबंधन में टीएमसी, शिवसेना, यूबीटी और आप जैसे दल सरकार बनाने के प्रयासों में जुटे दिख रहे हैं। ये दल भाजपा को मात देने के लिए दल की संख्या बढ़ाने के लिए विकल्प तलाशने पर जोर दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि टीएमसी और शिवसेना यूबीटी ने अखिलेश यादव से संपर्क किया है कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करें। एक दिन पहले ही गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पार्टी सहयोगी डेरेक ओब्रायन ने नई दिल्ली में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। आप नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा ने भी अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की थी। दोनों आप नेता अलग अलग शिवसेना नेता संजय राउत के आवास पर भी गए। टीएमसी नेताओं के मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य से मुलाकात की भी खबरें हैं। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अपने सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को मुंबई के ट्राइडेंट होटल में इस बैठक में 5 विधायक शामिल नहीं हुए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन 5 विधायकों में धर्मराव अत्राम, नरहरि झिरवाल, राजेंद्र शिंगने, अन्ना वनसोडे और सुनील टिंगरे का नाम शामिल है। इस बैठक में एनसीपी का करीब 35 विधायक और अन्य नेता मौजूद थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। महायुति को राज्य में सिर्फ 17 सीटों पर जीत मिली, जबकि महाविकास अघाड़ी को 31 सीटों पर जीत मिली है। अब लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य में कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि एकनाथ शिंदे गुट के 6 विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के 6 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से संपर्क करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और औपचारिक पत्र के माध्यम से अपनी पुरानी पार्टी को समर्थन किया। कांग्रेस ने चुनाव में 99 सीटें जीती हैं, जो अब बढ़कर 100 हो गई हैं। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अवमानना के एक मामले में जमानत दे दी है। ये मामला बीजेपी की कर्नाटक इकाई ने दर्ज कराया था। पार्टी ने कांग्रेस की ओर से 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले अखबारों को दिए गए इन विज्ञापनों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिनमें उसे भ्रष्ट कहा गया था। इससे पहले इसी केस में
कर्नाटक के कांग्रेस प्रमुख DK शिवकुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 1 जून को जमानत मिल चुकी थी। राहुल गांधी इस केस में चौथे ऐसे व्यक्ति थे जिनके खिलाफ बीजेपी ने अवमानना का मामला दर्ज कराया था। नीट पेपर लीक और नीट रिजल्ट 2024 में गड़बड़ी को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि पहले नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और अब छात्रों का आरोप है कि इसके रिजल्ट में भी स्कैम हुआ है। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं की बात सामने आ रही है। दूसरी ओर रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के आत्महत्या करने की खबरें हैं। ये बहुत दुखद और झकझोरने वाला है। सरकार लाखों छात्रों की आवाज़ों को अनसुना क्यों कर रही है? छात्र छात्राओं को नीट परीक्षा के परिणामों में धांधली से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब चाहिए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जांच करवाकर इन वाजिब शिकायतों का निस्तारण करे? कंगना रनौत के थप्पड़ वाले कांड के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था तब कहाँ थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान माँ की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय शांति पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। उन्होंने कहा कि घटनाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। रिजर्व बैंक ने चुनाव के बाद अपनी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल ये 6.5% पर ही बना हुआ है। RBI ने 2022 में रेपो दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी और अब तक ये 250 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी है। RBI के सामने अभी भी महंगाई दर चुनौती बनी हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।